अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, शमाल मशरक़ी इंडिया को बाकी मुल्क से जोड़ने वाली सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ी चिकन नेक या सिलीगुड़ी राहदारी में इंडियन रेलवे की ज़ेर ज़मीन 36 किलोमीटर तवील सुरंग मनसूबाबंदी तकरीबन मुकम्मल है, जिसका मकसद न सिर्फ मुसाफिरों और सामान की नकलो हरकत को आसान बनाना है बल्कि फ़ौजी सामान और दस्तों की नकलो हरकत के लिए भी स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। ताहम ये सवाल पैदा होता है कि क्या ज़ेर ज़मीन लाइन वाकई हंगामी सूरत हाल में आमदोरफ्त को महफूज रख सकेगी? 3 बैनुल-अक़वामी सरहदों और फ़ौजी अड्डों के करीब ये सुरंग इंडिया की दिफाई हिकमत अमली को किस हद तक मजबूत करेगी? और क्या दरियाए ब्रह्मपुत्रा के नीचे आसाम में मुजव्वज़ा 16 किलोमीटर तवील सुरंग के मंसूबे से शुमाल मशरक़ी रियासतों के ज़मीनी राब्ते में हकीकी तब्दीली आएगी, या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नुमाइश तक महदूद रहेगा? इस मंसूबे से न सिर्फ मौजूदा रेलवे लाइनों की अपग्रेडेशन मुमकिन होगी, बल्कि ये दूर दराज देही इलाकों में बिला रुकावट आमदोरफ्त और सिक्योरिटी चैलेंजेस के तदारुक का हकीकी हल फ्राहम कर सकेगा। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा एक बार फिर सुर्खियों में है, जहाँ सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई के इम्कान के बयानात ने खित्ते में कशीदगी बढ़ा दी है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक ऐसी कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक्स या स्टैंड ऑफ हथियारों की शक्ल इख्तियार कर सकती है, लेकिन ईरान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत और मिसाइल सिस्टम्स इसे मौसर जवाब देने के काबिल बनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के ख़त और रूस का इंतबाह इस बात की निशानदही करते हैं कि किसी भी हमले के संगीन नताइज होंगे, जबकि बरतानिया की जानिब से अमरीकी अफवाज को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त ना देना वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव को मज़ीद बढ़ा सकता है। इस पस मंज़र में ये सवाल भी अहम है कि मशरिक़ वस्ता में मुमकिन कशीदगी में पाकिस्तान जैसा मुल्क किस दिफाई और सिफारती हिकमत अमली के ज़रिए तवाज़ुन कायम रख सकता है, ख़ास तौर पर जब इसके ताल्लुकात अमरीका और ईरान दोनों से हैं। जी, इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमें साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहिबा भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। ये बताइए, जो 3 बैनुल-अक़वामी सरहदों और फ़ौजी अड्डों के करीब जो चिकन नेक राहदारी में बहुत बड़ी सुरंग बनाने के आपके ख्याल में क्या मकासद हो सकते हैं, और इंडिया को अभी क्या खतरात है? रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जहाँ तक ताल्लुक है सिलीगुड़ी का, तो ये आपको मालूम है, जैसे आपने खुद ही बयानी में कह दिया कि ये एक 20 ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 किलोमीटर का एक पट्टी है, जो तकरीबन 7 स्टेट्स जो हैं, जिनको ट्रबल्ड स्टेट्स भी कहा जाता है, माओ बागी वहाँ मौजूद हैं, जिनको वो माओ बागी का नाम देते हैं या नक्सलाइट कहते हैं। ये वो तमाम जगह है जो ट्रबल्ड इलाका है। इसमें ख़ास तौर पे मणिपुर जो है, उसके अंदर जो है तकरीबन 67% जो है वो क्रिश्चियन मौजूद हैं। और अभी जिस तरीके से हमने देखा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उल्फा जिसको कहा जाता है, उसने जिस तरीके से भारत के ऊपर हमले किए हैं और उनके मुख्तलिफ जो फौजी बेसेस हैं उनका निशाना बनाया है। इसी तरीके से चंद सालों में तकरीबन 2700 भारतीय फौजी जो हैं इन इलाकों के अंदर मारे जा चुके हैं, और यहाँ जो भारतीय हुकूमत की रिट है वो ना होने के बराबर है। ये स्टेट्स जो हैं, ये सिर्फ एक 20 किलोमीटर की पट्टी के जरिए जो है वो जुड़ी हुई है, जिसका भी आपने जिक्र किया कि एक तरफ तो बंगाल है तो दूसरी तरफ चीन और नेपाल है। इस सूरत के अंदर एक जिसको कहते हैं ना कि एक मेरे ख्याल में अननेचुरल तरीके से भारत ने इसको रोका हुआ है। अब इस सुरंग का बनाने का मकसद यह है कि यहाँ रेलवे ट्रैक के जरिए जो जाहिर है, अगर सिलीगुड़ी के ऊपर कोई हमला किया जाए तो फिर भारत की जो तमाम नकलो हरकत है वो बिल्कुल महदूद होके या बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी। इस वजह से चाइना ने, आपको पता है, पहले ही इसके अंदर अपना उन्होंने तो सूबों के नाम भी अपने दे दिए हुए हैं। चाइनीज़ ज़बान के अंदर वो इसको कहते हैं, तो वो तो इसको पहले ही अपना जो है वो हिस्सा करार दे चुके हैं। दूसरी जानिब जो है, यहाँ बढ़ती हुई जो अस्करी कार्रवाइयाँ हैं वो भारत के लिए बहुत तशवीशनाक है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से अभी कंबोडिया और बाकी जगह के अंदर जो मामलात हो रहे हैं उसके असरात बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन तमाम स्टेट्स के अंदर महसूस किए जा रहे हैं। और अभी आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब उस्मान हादी की बांग्लादेश के अंदर शहादत हुई तो उस टाइम पे जो वहाँ नेशनल सिटीजन्स पार्टी की लीडरशिप थी, उन्होंने ये क्लेम किया कि ये इलाके जो हैं ये तो बंगाल का हिस्सा है और ये हम लेंगे और ये उनको बंगाल में शामिल होना चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर भारत जो है वो काफी अरसे से परेशान है। और मैं आपको यहाँ ये भी बावर कराता
बताता चलूं कि जनरल बिपिन रावत जो उनके कमांडर डिफेंस सर्विसेज थे, और जी। उनको भी जो हेलीकॉप्टर का क्रैश था, हेलीकॉप्टर क्रैश था या उसको गिराया गया था, ये तो खैर एक बड़ी लंबी बात हो जाएगी, जिसके अंदर उनके जो एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ थे उनके भी कहीं असरात नजर आते हैं। तो जनरल बिपिन रावत जो था उसको यही मारा गया था, और ये भी इसका मतलब ये है कि उनकी एक जो वहाँ हॉस्टाइल फोर्सेस हैं उनका एक बहुत बड़ा अमल दखल है और वो बहुत तजुर्बेकार हैं। भारत को जो है वो किसी सूरत वहाँ जगह नहीं मिल रही, और यहाँ आयरन ओर और दीगर इस किस्म की जो चीजें हैं, मादनियात हैं, वो बकसरत मौजूद हैं। अब इसके अंदर एक और भी बात है, जी। और वो ये है कि बांग्लादेश जो है वो उसका असर और रसूख बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि अमेरिका ने जो ट्रेड टैरिफ था वो बांग्लादेश को ये कहा कि अगर आप हमें से कॉटन और कॉटन यार्न अगर आप हमसे खरीदेंगे तो हम उस पर 0 ट्रेड टैरिफ आपकी गारमेंट इंडस्ट्री पे लगाएंगे, जबकि उसके बरक्स भारत के ऊपर वही जो मुआहदा है वो 18% ट्रेड टैरिफ की बात करता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जो है वो बांग्लादेश को एक अलहदा एंटिटी के तौर पर भारत के तसल्लुत से पाक जो है वो देखना चाहता है, और वो उनको उसी तरह से डील कर रहा है। बिल्कुल दूसरी जानिब अब्दुल्ला साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत की जो बेचैनी है ना वो नजर भी आ रही है, और बांग्लादेश का आपने जो जिक्र किया है, बांग्लादेश की सरहद के करीब भी भारत जो है 2 फौजी अड्डे जो है वो बना रहा है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा नगमाना हाशमी साहिबा, एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खित्ते में, वो अमेरिका और ईरान की जंग के खदशात अभी भी मौजूद हैं, और रोज ट्रंप साहब जो है वो ये कह देते हैं या कहलवा देते हैं कि महदूद फौजी कार्रवाई जो है वो हम करने जा रहे हैं। कभी 1 महीने का वक्त देते हैं, कभी 10 दिन का वक्त देते हैं। आपको कितना सीरियस ये थ्रेट लगता है, और क्या दोबारा से अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला कर सकता है? पहली बात तो ये है कि आप अमेरिका से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अमेरिका से नहीं कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी हमें मालूम है कि वो बहुत ज्यादा ब्रिंकमैनशिप दिखाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये खाली ब्रिंकमैनशिप है या वो वाकई ही कोई लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई लिमिटेड स्ट्राइक की और वो इस ब्रिंकमैनशिप से वापस न गए तो वो फिर लिमिटेड नहीं रही। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने कहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे हमला हुआ तो फिर हम अमेरिका के तमाम इंटरेस्ट जो है नेबरिंग कंट्रीज में उन्हें हिट करेंगे, और उनके डायरेक्ट एसेट्स जो यहाँ इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में हैं उनको भी हिट करेंगे, उनकी बेसिस को भी हिट करेंगे। और इसमें ये भी कोई आप नहीं उसको खारिजुल इम्कान करार दे सकते कि और रीजनल स्टेट्स जो हैं उनका उन तक भी ये कॉन्फ्लिक्ट फैले। और चीन और रूस ने तो ऑलरेडी कहा है, इसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कि अमेरिका जो है उन पे ईरान पे एक और अब चढ़ दौड़े, क्योंकि ये तो देखें ये पीस वाली बातें तो नहीं है जी। एक तरफ वो अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। अभी ये एक जो पीस गजा पीस बोर्ड का जो एक चल रहा है, एक तरफ उसकी बात करते हैं, एक तरफ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस वक्त रीजन का, जिसका इख्तिलाफ है इसराइल के साथ, उसको भी वो खत्म करना चाहते हैं और एक और जंग इस खित्ते पर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो इसके जो असरात हैं वो सिर्फ ईरान तक नहीं रुकेंगे, उसके नेचुरली उनके 3, 4, 5 मकासद हैं, और उनका सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि जी किसी भी हालत में न्यूक्लियर पार न बने ईरान, और दूसरा ये कि वो वहाँ की लीडरशिप को चेंज करना चाहते हैं। तो अब ये बड़ी डेंजरस चीजें हैं, इसमें बहुत सारे अवामिल जो हैं वो कार फरमा हैं, और ये बिल्कुल इट विल बी लाइक प्लेइंग विद फायर। तो बिल्कुल नगमाना साहिबा, आप जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका तक ही महदूद नहीं रहेगी बल्कि ये फैलेगी। लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, तैयारी तो उनकी बड़ी ज़्यादा लग रही है। 2003 के बाद, इराक वॉर के बाद सबसे बड़ी अमरीकी अफवाज की जो मूवमेंट है ना वो अब नज़र आ रही है। आपको लगता है ये दबाव बढ़ाने की ईरान पर कोशिश है, या वाकई रमज़ान के अंदर कोई अटैक हो सकता है?
देखिए, अगर उनकी तारीख देखी जाए तो रमज़ान के अंदर ही वो अटैक करने के आदी हैं और ये उन्होंने एक अपना फैसला किया है। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि इस टाइम पे उनके लिए प्लसेस कौन से हैं, माइनसेस कौन से हैं। अमेरिका को ये मालूम है कि ये जंग तो वो शुरू कर सकता है, लेकिन ख़त्म करना उसके बस की बात नहीं रहेगी और दूसरी बात ये है कि ये होम ग्राउंड जो है, ये चाइना और रशिया का है। ये होम ग्राउंड अमेरिका का नहीं है, ये वेनेज़ुएला नहीं है, जहां चाइना खामोश रह गया था और सिर्फ सिफारती सतह के ऊपर कंडेम करके बात आई गई हो गई थी और फिर उसके अंदर उनकी फौज जो थी वो खुद मुलव्विस थी। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। अभी जो रिजीम चेंज करने की बात यह है, वो भी आपने देख लिया कि अभी जो मसनूई किल्लत डॉलर की पैदा की गई 2025 दिसंबर से 2026 के जनवरी तक, जो वहाँ एक शोरिश बुलंद हुई ईरान के अंदर, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था और स्कॉट जो उनके वजीर खजाना हैं, उन्होंने इस बात को जो है तस्लीम भी कर लिया, बेसेंट साहब ने। और ये बात अब नजर आ रही है कि रिजीम चेंज वाला मामला तो खत्म हो गया। दूसरी जानिब यह है कि कौमें जब खड़ी हो जाया करती हैं तो उनके सामने फिर अमेरिका जो है उसकी दाल गलती नहीं है। आप देख लें कि लिबिया के अंदर हमला किया, क्या कर लिया? लिबिया अपनी जगह मौजूद है, इराक में किया, यमन में किया, सीरिया के अंदर तबाही की, दुनिया का कोई इलाका अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन नतीजा क्या निकला? ईरान तो एक मुल्क है जो खड़ा हो गया और तकरीबन उसके पास इस टाइम पे 20,000 मिसाइल हैं। छोड़ दें कि वो मिसाइल किस तरह के हैं, लेकिन याद रखें कि ये जंग अमेरिका खुद नहीं करना चाहता, ये असल में जंग इजराइल करवाना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ इजराइल जो है वो डरता भी है। उसका द हर्ट्ज अखबार और द जेरूशलम टाइम ये लिखते हैं कि ईरान के पास 8 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं। इनको भी अगर साइड पे रख दिया जाए तो फिर ये देखें कि क्या उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। तो एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो तो नगमाना साहिबा भी जानती हैं कि वो एक डर्टी बॉम्ब का किरदार तो अदा कर सकते हैं। जी। और आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली दफा किसी किस्म की ताबकारी नहीं फैली थी जो 12 रोजा जंग हुई थी, जिसमें B-52 बम्बार तैयारे जो है शामिल हुए थे। अब ये दबाव तो जरूर बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ये भी मालूम है कि दुनिया के अंदर जो माशी अदम इस्तेहकाम है वो इतना बड़ा पैदा होगा कि उस खला को पुर करना नाकाम हो जाएगा किसी के लिए भी। और खास तौर पे जो गोल्ड और ऑयल प्राइसेस हैं और खास तौर पे आबनाए हुर्मुज, जिसके अंदर तकरीबन दुनिया का 33% जो है वो ट्रेड रूट है, वो खत्म होके रह जाएगा। और खिताई ममालिक के अंदर जहां 21 अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं, उनके ऊपर 60,000 के करीब फौजी मौजूद हैं। वो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल और उनकी जो स्टेल्थ बोट्स हैं, जिनको कामाकाजी बोट्स कहते हैं, या शाहिद उनके जो ड्रोन हैं, कामाकाजी ड्रोन हैं, जो कि रूस ने यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल भी किए। मेरे ख्याल में ईरान के हवाले से अब उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसके अंदर जो रेडार सिस्टम जो चाइना ने उनको अभी दिया है, उस रेडार सिस्टम में 500 से 700 किलोमीटर दूर जो स्टेल्थ तैयारा और ड्रोन जो है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। दूसरा है DF-21 मिसाइल। जी। DF-21 मिसाइल जो है वो एंटी एयर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके लिए उसको एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है। तो अमेरिका ऐसी गलती करने से पहले 10 दफा सोचेगा, क्योंकि उसके जो अच्छा, ये बात आपकी वैसे अब्दुल्ला साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ईरान की जो मेन स्ट्रेंथ है वो उसका मिसाइल प्रोग्राम है और दुनिया ने वो 12 दिन की जंग में देख भी लिया। लेकिन नगमाना हाशमी साहिबा, अगर जंग होती है तो देखें पाकिस्तान का तो हमसाया मुल्क है ईरान, तो उसका असर जो है वो पाकिस्तान में भी या इस खित्ते में भी आएगा यकीनन। अब पाकिस्तान के ट्रंप के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब भी देखते हैं तो वज़ीर आज़म की तारीफ भी करते हैं, फील्ड मार्शल की तारीफ भी करते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का ईरान के साथ ताल्लुक और अमेरिका के साथ ताल्लुक, इस ताल्लुक को बैलेंस किस तरह से रखना है पाकिस्तान ने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये जंग शुरू होती है तो उसका सबसे बड़ा फॉल आउट जो है वो पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि हमारा कल्चरली, सिविलाइजेशनली, लिंग्विस्टिकली हर तरीके का ताल्लुक जो है, रिलीजियस शिया अहले तशी लोग जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो इसका फॉल आउट तो हर हाल में होगा और वही रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा, क्योंकि और कहाँ जाएंगे ईरानियंस। तो ये तो बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग होगा पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए। तो हमें तो हर हालत में ये कोशिश करनी चाहिए कि ये किसी तरह ये जंग
ना हो। जहां तक पाकिस्तान की चॉइसेस का सवाल है, तो हमने इजराइल ने जब अटैक किया ईरान पे तो अपनी चॉइस बहुत वाज़े तरीके से बता दी थी कि हम बिल्कुल अनकंडीशनली ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अगर ईरान पे वो अटैक करता है और वो पाकिस्तान से डिमांड करता है कि जी आप एयर स्पेस ईरान को ना यूज करने दें या उनको और किसी किस्म की सपोर्ट ना करें, तो ये मानना हमारे लिए जरा मुश्किल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिफारती तौर पर पाकिस्तान को मामलात को बड़ी एहतियात के साथ जो है वो आगे लेकर चलना होगा, क्योंकि ईरान हमारा है, मुस्लिम कंट्री है, और अमेरिका के साथ भी अब हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कदरे बेहतर में नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए नगमाना हाशमी साहिब आपका बहुत शुक्रिया, और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फ़ज़ा में कौमी हुकूमत या कौमी डायलॉग की तजवीज़ एक बार फिर ज़ेर बहस है। बाज़ार ये ख्याल इस तनाज़ुर में पेश किया जा रहा है कि सियासी दर्जा हरारत कम हो और मुआशी और इदारा जाती बहरानों का मुश्तरका हल निकाला जाए। चूँकि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी पहले ही इत्तेहादी सियासत का तजुर्बा रखते हैं और इसलिए उन्हें किसी वसीउल बुनियाद इंतज़ाम पर आमादा करना निस्बतन आसान समझा जाता है। मगर असल सवाल ये है कि क्या इमरान खान को इस फार्मूले पर राज़ी किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कौन सा फ़रीक उन्हें कायल करेगा? सियासी क़यादत, इस्टेब्लिशमेंट या कोई गैर जानिबदार सालिस? कौमी डायलॉग कमेटी के एतमाद की बुनियाद आखिर क्या है? क्या उन्हें पसे पर्दा किसी पेशरफ्त का इशारा है या ये महज एक इखलाकी और सियासी अपील है? कौमी हुकूमत का मॉडल इस वक्त काबिल अमल हो सकता है जब बड़े फरीक एक दूसरे के मैंडेट और सियासी वजूद को तस्लीम करे। बसूरत दीगर ये तजवीज़ एक वक्ती इंतज़ाम तो बन सकती है, पायदार हल नहीं। PTI और इस्टेब्लिशमेंट को एक सफ़े पर लाने का सवाल भी इसी तनाजुर में अहम है। माजी में एक पेज की इस्तिलाह खुद PTI के हक में इस्तेमाल होती रही, मगर अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। इमरान खान की जेल में मौजूदगी बिलाशुबा सियासी तकसीम को गहरा कर रही है। उनके हामी इसे सियासी इंतकाम करार देते हैं, जबकि हुकूमत कानूनी अमल की बात करती है। क्या किसी के पास ये गारंटी है कि इमरान खान रिहाई के बाद खामोश या मुफाहमती सियासत इख्तियार करेंगे? सियासत में मुकम्मल ज़मानतें आपको पता है कम ही मुमकिन होती हैं। ज़मानत दरअसल निज़ाम देता है। शफाफ इंतखाबात, कानून की बालादस्ती और ताकत के मराकज़ का गैर जानिबदार किरदार, अगर ये अनासिर मौजूद हों तो इंतकाम का बयानिया खुद ब खुद ही कमज़ोर पड़ जाता है। बसूरत दीगर चाहे कौमी हुकूमत बन भी जाए, तकसीम की खलीज बरकरार रह सकती है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब ने। महमूद मौलवी साहब बहुत शुक्रिया, आप चूँकि मेंबर कौमी डायलॉग कमेटी भी हैं, तो ये जो एक और डिमांड जो है या तजवीज़ सामने आई है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, ये जो तजवीज़ सर ये कहाँ से आई है और इसके लिए आप लोगों को किसका एतमाद हासिल है? चीज मैं कहूँ कि ये हम आपस में बैठ के हम सब जो है, जिसमें हमारे काफी लोग थे जो बैठे थे, और उसमें मुशावरत के बाद ये हमारे जहन में आया कि इस वक्त जिस उसके ऊपर हुकूमत चल रही है, तो उसके लिए जो है नेशनल गवर्नमेंट के अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये देखें ना कि स्टेबिलिटी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो आप मुझे बताएं इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? इकोनॉमी जो है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही। जो भी कुछ कर रहे हैं, मैं बड़े ओपनली कहता हूँ, ये हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है, ये जो है इधर उधर जो है कोशिशें कर रहे हैं ताकि जो इकोनॉमी को भी संभाल रहे। देखें, अगर वो जो है एक तरफ जो है बॉर्डर्स को फौज संभाले, एक तरफ जो है इंटरनल पॉलिटिक्स को संभाले, और फिर दूसरी तरफ इकोनॉमी के लिए भी उन्हीं को हम जो है यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़े मुश्किलात पैदा हो। देखें इतना आसान, और उसके बाद बदकिस्मती देखें, इतना करने के बाद हम उनके ऊपर लोग कुछ तनकीद भी करते हैं जी। आप ये देखें ना कि हम जो बात करें नेशनल जिसको बोलते गवर्नमेंट की, उसमें पीपल्स पार्टी हो, उसमें JUI हो, उसमें MQM ऑलरेडी है, ठीक है, PMLN है, PTI के कुछ लोग ले लें, ठीक है ना, और जमात इस्लामी को ले लें। देखिए ना, मेन तो यही लोग अब रह गए ना। देखिए ऑलरेडी पीपल्स पार्टी और PMLN MQM तो ऑन बोर्ड है, JUI और PTI के और जमात अगर आ जाती है, देखिए इस मुल्क को हमें आगे ले जाना है। तो हम जो है फरीके सानी जो है, क्या उसकी कोई जमानत दे सकता है? इमरान खान साहब जो है कौमी हुकूमत में मान सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, कोशिश करना हमारा हक है,
اور میں کہوں گا کہ دیکھیں کیوں نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے تو یہ کر کے دھرنے اور یہ جتنے بھی جو چیزیں کر کے دیکھ لیا، اس سے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. آپ کے سامنے ہے کتنے دھرنے کر لیے، کتنے جو ہے میں کہوں گا کہ جو ہے مزاحمت کر کے دیکھ لیا، دھرنے کر کے دیکھ لیے، اس سے کوئی فرق پڑا؟ اس سے صرف عوام کو نقصان پہنچا. دیکھیں کے پی کے میں بھی جو ابھی دھرنا کیا تھا، کے پی کے کی عوامی تکلیف میں تھی نا، اور انہوں نے خود دھرنا ختم کرایا. تو اب لوگ دھرنے اور ان سیاستوں سے جو ہے تنگ آ گئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کے زندگیوں میں بہتری آئے. آپ مجھے بتائیں کے پی کے میں کہ کیا مطلب دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کے پی کے اندر اتنے مشکلات ہیں. جیسے سندھ میں اس وقت دیکھیں، میں کسی کی طرف داری نہیں کر رہا ہوں، پنجاب پھر بھی بہتر کام کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا کوئی نہ پی ایم ایل این سے واسطہ ہے، نہ میری کبھی ملاقات بھی ہوئی ہے جو سی ایم سے، مگر میں کہوں گا جو ہے نظر آ رہا ہے نا پنجاب میں کام ہو رہا ہے. تو کے پی کے میں اور سندھ میں بھی اس وقت میرے خیال سے اب انہوں نے پنجاب کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے کراچی میں اور جو ہے اندرون سندھ میں چیزیں بہتری کی طرف آئے، انفراسٹرکچر بہتر ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں. دیکھیں نا، یہ دھرنوں سے تو مسائل حل نہیں ہوتے کہ روزانہ آپ بولیں گے جی آج دھرنا دوں گا، آج میں یہ دکان بند کروں گا. آپ یہ دیکھیں نا، انہوں نے پہیا جام کا اناؤنس کیا تھا، کیا ہوا؟ کوئی پہیا جام کسی شہر میں ہوا؟ میں نے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا کہ کسی جو ہے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہو سکتا. لیکن محمود مولوی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں دھرنوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، احتجاج سے، لاک ڈاؤن سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کچھ ہوا ہے، لیکن بات تو اس سے آگے نکل گئی ہے. آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن سی ایم کے پی نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک فورس بنانے کا اعلان کر دیا ہے. تو آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ تو پھر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. دیکھیں وہ جو فورس بنا رہے ہیں نا، پہلی بات تو فورس بنے گی نہیں، کیونکہ آلریڈی انٹرنل اختلافات ہیں. اور ہر وہ فورس اس لیے بھی بنائے جانے کی بات کریں کہ ہر آدمی اپنی لابی کو اسٹرانگ کرنے کی بات کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ فورس اسی پی ٹی آئی سے بنے گا نا، کوئی باہر سے تو نہیں بنے گا. تو فورس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے یوتھ ونگ ہے، آئی ایس ایف ہے، لائرز ونگ ہے، یہ سارے ونگز تو ہیں، پہلے ٹائیگر فورس بنا چکے ہیں نا، جس کے سربراہ جو تھے پہلے بھی رہ چکے ہیں سربراہ. جی تو آپ مجھے بتائیں ٹائیگر فورس بنا کے کیا کر. دیکھیں فورس بنانا اور یہ دیکھیں پولیٹیکل، یہ تو میں کہوں گا پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے لیے اور لوگوں کو جو ہے نا الائیو، اپنے پولیٹیکل الائیو رکھنے کے لیے یہ کبھی فورس کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کوئی ہر وقت جو ہے کوئی نیا ایشو لے کے آتے ہیں. دیکھیں ریئلسٹک یہ ہے کہ مفاہمت کے علاوہ، ٹیبل پہ بیٹھنے کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں کئی ماہ سے کہہ رہا ہوں، چینلز پہ کہہ چکا ہوں کہ سڑکوں کے اوپر نتائج نہیں نکلیں گے. اچھا، آپ تو کہہ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر نتائج نہیں نکلیں گے. آپ نے ایک ایفرٹ بھی کی تھی، کوٹ لکھپت جیل کے قیدیوں سے ملاقات بھی آپ کی ہوئی ہے. انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے کہ جناب بات چیت سے معاملے کو حل کریں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان کے اندر احتجاج کو مؤخر کر دیا جائے. لیکن کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں، کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں، ان کی بات کوئی کیوں نہیں سن رہا؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آئے مشورے کے لیے، ہو سکتا ہے بہتر مشورہ دے دیں. آخر پاکستان تحریک انصاف کیوں ہچکچاتی ہے کوٹ لکھپت کے قیدیوں سے ملاقات کرنے میں، ان سے مشاورت کرنے میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی حال ہی میں جو ہے میرے خیال سے 10 روز قبل جو ہے شاہ محمود صاحب سے اور کوٹ لکھپت کے کئی اسیروں سے میری ملاقات ہوئی، اور ان کا کہنا بالکل صحیح تھا. دیکھیں شاہ محمود صاحب سینئر وائس چیئرمین ہے پارٹی کے، وہ ان سے مشاورت کیوں نہیں لیتے؟ وہ ایک قداور سیاستدان ہے. دیکھیں نا، وہ جو ہے یہ آج 2 سال یا 3 سال کے سیاستدان تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا، وہ ایک قداور سیاستدان ہے. اب آپ مجھے بتائیں وہ جو ٹی ٹی اے بنا تھا، انہوں نے تو اپنے مقاصد حل کر لیے، اب وہ بھی سائیڈ لائن ہو گئے. ان کے ایک اپوزیشن لیڈر بن گئے، دوسرے بھی اپوزیشن لیڈر بن گئے، اب جو ہے وہ تو سائیڈ لائن ہو گئے. اب کہاں ہیں ان کے فورسز؟ اور آپ مجھے بتائیں نا، وہی لوگ، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، وہی لوگ جو پی ڈی ایم میں جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت گرائی، آج وہی ٹی ٹی اے میں ہے. میجورٹی تو وہی ہے جنہوں نے پی ڈی ایم میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کی حکومت گرائی. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پی ٹی آئی والے مجھے جواب دیں، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے حکومت گرائی؟
اس میں میجورٹی لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں. محمود مولوی صاحب یہ بتائیے مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیں مذاکرات میں رکاوٹ جو ہے انٹرنل جو ہے میں کہوں گا جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یہ جو ہے جو میں کہوں گا جو اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو پا رہے، انٹرنل رفٹس ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب کو رہا کریں، اس کے بعد اور دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں چیزیں بہتری کی طرف لے کے آئے نا. آپ مجھے بتائیں یہ رفٹ کر کے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں انٹرنل رفٹ کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ آگے نہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا محمود مولوی صاحب، سینئر سیاستدان اور ممبر قومی ڈائیلاگ کمیٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات سے ہی راستہ نکلے گا. احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا، دھرنے دے کے بھی دیکھ لیے، لاک ڈاؤن کر کے بھی دیکھ لیا، معاملہ نہیں بنا. مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا، مفاہمت کی طرف آنا پڑے گا، تبھی راستہ نکلے گا. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. NCCI کی حالیہ رپورٹ نے ملک میں سائبر کرائم کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کو بے نقاب کر دیا ہے. ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہوا ہے. شہریوں کے ذاتی ڈیٹا کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس میں غیر قانونی رسائی ہو رہی ہے. واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں کافی خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. ایک سال میں 1 لاکھ سے زائد شکایات اور ہزاروں واٹس ایپ ہیکنگ کیسز اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کا نظام کمزور اور جرائم پیشہ نیٹ ورک زیادہ منظم ہو چکے ہیں، جبکہ محدود انکوائریاں اور نہ ہونے کے برابر گرفتاریاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد اور وسائل پر سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہیں. جعلی کالز، شیئرنگ کوڈ کے ذریعے اکاؤنٹ ہائی جیکنگ، ڈپلیکیٹ سمز اور بدنیتی پر مبنی سافٹ ویئر کے استعمال جیسے جدید ہتھ کنڈے اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سائبر فراڈ اب انفرادی واردات نہیں بلکہ ایک منظم کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو نہ صرف مالی نقصان بلکہ شہریوں کی ساکھ، ان کی رازداری اور سماجی تحفظ کے لیے بھی سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے. نئے پیکا قانون کے تحت نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے قیام اور FIA کے سائبر کرائم ونگ کے اختیارات میں تبدیلی کئی اہم سوالات کو جنم دیا ہے. ایک جانب حکومت کا موقف ہے کہ سوشل میڈیا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے استعمال، آن لائن جرائم میں اضافے اور مصنوعی ذہانت خصوصاً ڈیپ فیک جیسی خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک خود مختار اور خصوصی ادارہ وقت کی ضرورت تھا، تو دوسری جانب ناقدین اس اجلت میں کیے گئے اقدام کی شفافیت اور مؤثریت پر سوالات اٹھا رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے. میں جوائن کر لیا ہے سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہے اسامہ. السلام علیکم اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسامہ صاحب بتائیے گا، یہ جو اب حالیہ کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ ہیکنگ کے بہت کیسز ہمیں سامنے آ رہے ہیں، ڈیٹا لیک کے بڑے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان واقعات کی اصولی وجہ کیا ہوتی ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ہر دوسرے شخص کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے، ظاہری بات ہے، کرمنل نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو کہ آپ کا ڈیٹا چوری کرنا چاہتے ہیں. آپ کے واٹس ایپ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں، آپ کو کوئی کال آتی ہے، کہتے ہیں ہم بینک سے بات کر رہے ہیں یا TCS سے بات کر رہے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے یا ہم انویسٹیگیشن کریں، جلدی سے یہ کوڈ آپ کے فون پہ آ رہا ہے، ہمیں ابھی بھی شیئر کریں. تو لوگ جو ہے پریشان ہو کے، پینک ہو کے وہ کوڈ شیئر کر دیتے ہیں، ان کا واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے. جب ہیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے کانٹیکٹس کو آپ کے نمبر سے میسج کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کے ڈیٹا، ان سے فائنینشیل انفارمیشن اور دیگر کرائمز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح ان کا نیٹ ورک پہ بڑھتا جاتا ہے اور ہیکنگ کا بھی جو یہ رجحان ہے یہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس میں احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے خیال سے سب سے ضروری اس میں بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ آگاہی کی جائے کہ کس طرح سے یہ ہیکنگ ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنا کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. صرف اپنی ایپ کے اندر جب آپ ڈالتے ہیں تبھی آپ کوڈ استعمال کریں. کبھی فون پہ، میسج پہ یا کبھی بھی کسی کو کوڈ آپ نہ شیئر کیا کریں، چاہے وہ جو بھی بہانہ کر رہے ہوں، کیونکہ وہ مختلف بہانے اس وقت تو آپ کو سیریس لگتے ہیں، لیکن وہ اصل میں آپ کو ایک کرائم میں پھنسانے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور اکثر لوگ معصومیت میں اس کا نشانہ بن جاتے ہیں. اچھا اسامہ خلجی صاحب، آپ یہ بتائیے، شہری اپنے ذاتی ڈیٹا کو، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو محفوظ بنانے کے لیے بہت جلدی کیا اقدام کر سکتے ہیں؟
सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, लेकिन इसके अलावा आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें, जिसे लॉगिन वेरिफिकेशन भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि आप जब पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपके फ़ोन पे कोड आएगा। जब वो कोड आप एंटर करेंगे, तो फिर आप एक्सेस कर सकेंगे। इसमें फ़ायदा ये है कि किसी को अगर आपका पासवर्ड मिल भी जाए, तो वो कोड के बगैर आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोबारा मैं दोहराऊँगा कि आप ये कोड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो जितना भी आपसे ये माँगे। और इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि आपका सारा जो अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सिर्फ़ उन लोगों के पास पहुँच सके जिनको पे आपका एतमाद है। यानी कि आपकी फ्रेंड्स लिस्ट जो है, वो सिक्योर होनी चाहिए और उससे आप ऑडिट करें, देखें कि कोई ऐसे शख्स तो नहीं है जिन्हें आप नहीं जानते, जो आपका ज़ाती डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा उसामा साहब, क्या मौजूदा साइबर क्राइम जो कवानीन हैं और इसके साथ साथ उन पर अमल दरामद का एक जो निज़ाम मौजूद है, आपके ख्याल में ये जो ऑनलाइन जितने भी जराइम हैं उन पर काबू पाने के लिए ये काफ़ी है? देखिए, कवानीन तो बहुत हैं, लेकिन कवानीन का इस्तेमाल जो है कन्वीनियंस से ही किया जाता है। जब तक आपकी कोई सिफ़ारिश नहीं होती, तो आपकी मदद भी नहीं की जाती और ये बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा ये है कि कुछ केसेज़ में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो के फ़ौरन जो है एक्शन लिया जाता है। लेकिन रोज़मर्रा के जो आम केसेज़ हैं, जो आपके शहरियों के साथ हो रहे होते हैं क्राइम, वो जब आप कंप्लेन करते हैं, तो उसमें कोई अमल दरामद नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा मसला है। मेरे ख़्याल से इसमें एनसीसीआईए जो है, उनके दफ़ातर ज़्यादा करने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग ऐसी करनी चाहिए कि वो जो शहरी की कंप्लेंट्स हैं, उनको सहूलत दें, बजाए ये कि उनका काम और ज़्यादा मुश्किल करें और उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट वग़ैरह है, उन पे लोगों पे को आप लोगों को जेल में डालें। लेकिन जो असल क्राइम हो रहे होते हैं लोगों के साथ, जो क्रिमिनल नेटवर्क्स चल रहे होते हैं, उस पे जो है बहुत कम एक्शन लिया जाता है, तो मेरे ख़्याल से वहाँ पे फ़ोकस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ऐसे केसेस जो है हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं। किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, तो ये बताइए उससे सबसे पहले क्या करना होगा? किस फोरम पर उसे जाना होगा? किन डॉक्यूमेंट्स की उसे तैयारी करनी होगी? और उसको कैसे वो फिर वेरीफाई कर सकता है चीज़ों को? जी, सबसे पहले तो उन्हें स्क्रीनशॉट और एविडेंस रखना चाहिए अपने पास या रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए, ताकि वो एविडेंस जो है पेश कर सकें और इसके बाद फिर उनको जो है कंप्लेंट करनी चाहिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के पास, जो एनसीसीआईए है। इसमें उनके दफ्तर जाने की ज़रूरत होगी, आपको इमीडिएटली ये रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली साइबर क्राइम के लिए एनसीसीआईए के पास ही जाना होता है। इसमें ये भी ज़रूरी है कि कोई आपके साथ जाए, कोई वकील वग़ैरह हो, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर वकील ना हो, तो आप खुद जाके उसकी कंप्लेंट जो है ज़रूर दर्ज करें। और इसके बाद उसके फ़ॉलो अप करना, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर होते हैं एनसीसीआईए के, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको प्रोग्रेस देते जाएँ कि क्या क्राइम हुआ है और इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है। और अगर आपके साथ कोई स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन और जो फ़ोन नंबर से हो रहे हैं, उसको भी आप पीटीए की हेल्पलाइन पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पीटीए की वेबसाइट पे भी कंप्लेंट दर्ज हो सकती है, लेकिन उसमें दोबारा फ़ॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़ाती कुछ चीज़ें भी लोगों की अपलोड हो जाती हैं, उसमें भी कुछ लीकेज हमें नज़र आती है। पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन जो उसका मौसर कानूनी कोई इसका फ्रेमवर्क आपको नज़र आता है? नहीं जी, ये बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में डेटा प्रोटेक्शन के कवानीन मौजूद ही नहीं है, तो अगर आपका डेटा लीक होता है, गलत तौर पे इस्तेमाल होता है, तो उसमें आपके पास लीगल रिकोर्स नहीं है और इसी वजह से डेटा प्रोटेक्शन कानून का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी तस्वीर गलत तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं या आपके हैकिंग हो रही है या आपके फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो कवानीन में मौजूद हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसको पीका कानून कहा जाता है, उसके दर्ज आप आप जो है एनसीसीआईए के दफ्तर में उसमें आपकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, एक आम तासुर अवाम में यही है कि जनाब कुछ भी हो जाए, कोई भी साइबर क्राइम हो जाए, कोई साइबर फ्रॉड हो जाए, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए, तो इसकी आप एप्लीकेशन दे भी दें, कंप्लेन कर भी दें, तो इसमें होता कुछ नहीं है। अब जो रिपोर्ट जो रिसेंटली सामने आई है एनसीसीआई की, उसमें भी ये है कि आधी जो शिकायत है उनको एंटरटेन किया ही नहीं गया। तो अवाम का एतमाद इस तरह की कार्रवाई पर किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और
اس میں عوام کا رول آپ کتنا دیکھتے ہیں اور باقی اداروں کا رول کتنا ہے؟ یہ دیکھیں، اس میں عوام کا اعتماد تبھی بہتر ہوگا جب ان کی کارکردگی بہتر ہوگی ان اداروں کی، اور میرے خیال سے اس میں پارلیمان کا بہت اہم ایک رول ہے. جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں قانون کے تحت، ان کی اوورسائٹ کرتی ہیں NCCIA کی، FIA کی، دیگر اداروں کی. تو پارلیمنٹ کو بھی اپنا جو ہے رول، کردار صحیح ادا کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے جو اس میں جو لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کمپلینٹ وہ کر سکیں پارلیمنٹ کے ساتھ. ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی فرمائیے. سوری. تو عوام اس میں جو ہے پھر پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی کمپلین کر سکتی ہے، جہاں وہ بتا سکتی ہیں ان کو کہ یہ ادارہ ہے، یہ کمپلین ہم نے کی ہے، یہ صحیح طرح اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو IT کی جو نیشنل اسمبلی میں کمیٹی ہے اور سینٹ میں کمیٹی ہے، وہاں بھی آپ درخواست بھیج سکتے ہیں، اور اپنے پبلک ریپرزینٹیو جو آپ کے MNA ہیں ان کو بھی آپ درخواست بھیج سکتے ہیں، تاکہ وہ پارلیمان کے ذریعے ان اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں. اچھا یہ بتائیے، جو ٹیلی کام جو کمپنیز ہیں یا ریگولیٹری ادارے ہیں، ان کا اس میں کیا رول ہے؟ جی، ٹیلی کام کمپنیز کا اس میں یہ رول ہے کہ اگر کمپلین آتی ہے ان کے پاس کسی نمبر کی، تو انہیں ایکشن لینا چاہیے. اور جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یعنی PTA، ان کا بھی یہ کردار ہے کہ وہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو پروسیس کریں. ان کی ہیلپ لائن اور کمپلین میکنزم تو انہوں نے ویب سائٹ پہ بنایا ہوا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے کہ وہ آگے پہ ٹیلی کام کمپنی سے بھی رابطہ کریں، اور پھر جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ان سے بھی رابطہ کریں. اور اس میں کوآرڈینیشن کا ان کا بہت ایک اہم کردار ہونا چاہیے. اچھا اسامہ صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھا بھی دیا. یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بڑی یہ کارآمد چیزیں ہیں. اچھا، ڈپلیکیٹ سم کے حوالے سے بھی بڑے جو ہے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن ان کی ڈپلیکیٹ سم جو ہے وہ ایشو ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر واٹس ایپ پہ وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ذاتی ڈیٹا تک جو ہے رسائی ہو جاتی ہے. تو یہ ڈپلیکیٹ سم کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ایک یوزر اینڈ پر کیا احتیاطیں ہم کر سکتے ہیں؟ جی، جب آپ اپنی سم ایشو کرنے جاتے ہیں کہ انشور کریں کہ آپ ایک ہی دفعہ انگوٹھے کا اپنا چھاپ دے رہے ہیں اور اس میں ایک ہی سم نکل رہی ہے. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے، اس طرح کے فراڈ بھی ہوتے ہیں جو سم ایشوئنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں، جہاں وہ آپ کا بار بار انگوٹھا چھپا کے ایک سم آپ کو دے کے اور دیگر سمیں جو ہیں پھر وہ بلیک مارکیٹ میں بھی بیچی جاتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ٹیلی کام کا آفس ہے اسی جو کمپنی ہے ان کے دفتر ہی جا کے سم لیں. لیکن اگر آپ کسی فرینچائز کے پاس بھی جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے انگوٹھا ایک ہی دفعہ چھاپے اور اس سے ایک ہی سم نکلے اور سمیں نہ نکلیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ کرائم بھی ہے پیکا قانون کے تحت، جو سم کا غلط چھاپنا اور اس کا استعمال ہے، تو اس پہ آپ کیس بھی کر سکتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس میں پھر ٹائم بھی لگتا ہے، ریسورسز بھی لگتے ہیں، تو اپنی احتیاط کرنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے SMS کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے نام پہ کتنی سمیں شائع ہوئی ہوئی ہیں، ان کے کیا نمبر ہیں. تو یہ چیک کر کے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پہ کوئی غلط طور پہ زیادہ سمیں جو ہے ایشو ہو کے کوئی غلط استعمال تو نہیں کر رہا. اچھا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اسکول کے بچے جو ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، انہیں وہ یوز کرتے ہیں. ہر بچے کے پاس، ہر بڑے کے پاس، ہر بزرگ کے پاس جو ہے وہ موبائل ہے. لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس کی پرائیویسی کس طرح سے مینٹین کرنی ہے. خاص طور پر جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ اویئرنیس کے حوالے سے. اچھا، ڈیجیٹل اویئرنیس کے حوالے سے انڈیویجول لیول پر اور انسٹیٹیوشن لیول پر، حکومتی سطح پر بھی کیا اقدامات آپ کے خیال میں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، انڈیویجول لیول پہ ایک بہت اہم بات ہے، جو والدین ہیں، جو بڑے ہیں، وہ بچوں کا سوشل میڈیا یوز کو تھوڑا مانیٹر کریں اس طریقے سے کہ وہ اس کا ٹائم سیٹ کریں کہ آپ دن میں صرف تھوڑے ٹائم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اپنے دوستوں سے بات کرنی ہے. کمپلیٹ بین کرنا obviously ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بچے پھر اپنے اور ذرائع نکال لیتے ہیں. لیکن اس کو ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر اسمارٹ فون بچوں کے پاس ہے بھی تو اس کا اسکرین ٹائم کا اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے دن میں جب وہ اسے استعمال کریں، بجائے یہ کہ سارا دن بچے کے پاس فون تک رسائی ہو، خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، نوجوان ہیں. اور اس کے علاوہ حکومتی سطح پہ یہی ضرورت ہے کہ یہ ڈیجیٹل اور میڈیا لٹریسی کی مہم چلائیں. میڈیا کے تھرو جیسے آپ شو کر رہے ہیں اور شوز بھی ہونے چاہیے، اس پہ ریڈیو پہ بات ہونی چاہیے. اور جو اسکول میں جو نصاب ہے
उसमें भी डिजिटल लिटरेसी डालनी चाहिए ताकि नौजवानों को मालूम हो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है और ख़ासकर सेफ़ तरीके से उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह बच्चे कर सकते हैं। और अब बड़ों को भी इसकी आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें जो प्राइवेसी सेटिंग्स वग़ैरह है, वो भी मालूम होना ज़रूरी है ताकि आपको मालूम हो कि जो डेटा आप ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि आप अपनी ज़ाती तस्वीर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना शाया करें, ख़ासकर अपने छोटे कम उम्र बच्चों की, क्योंकि उसमें भी आपके दीगर क्राइम का फिर पोटेंशियल हो सकता है। जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, उसका भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर क्विकली आपसे मैं पूछ पाऊँ, जैसे कि हज़ारों केसेस की एक रिपोर्ट मैंने देखी, उसमें सिर्फ ये पता चला कि सिर्फ एक शख्स को उसमें गिरफ्तार किया गया। तो जब तक सज़ा नहीं होगी, जुर्माने नहीं होंगे, सख्ती नहीं होगी, एहतसाब नहीं होगा, तब ये काम कैसे रुकेगा फिर? जी, यही सबसे बड़ा मसला है मेरे ख़्याल से। इसमें अभी मैं पार्लियामान में मौजूद था एक कमेटी में जहाँ एनसीसीआई की डीजी ने कहा दिसंबर के महीने में कि वो अभी पूरे मुल्क में सिर्फ 15 एनसीसीआई साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ़ातर हैं और इस साल वो कोशिश कर रहे हैं कि 64 हो जाएँ वो। तो वो कोशिश तो उनकी तरफ से की जा रही है कि दफ़ातर भी ज़्यादा हों, अफ़सरान भी ज़्यादा हो। तो वो जब ज़्यादा होंगे, उनकी ट्रेनिंग बेहतर होगी, तो तभी जो है हम इसमें प्रोग्रेस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाखों कंप्लेंट्स आ रही हैं और सिर्फ 15 पूरे मुल्क में स्टेशन है और कुछ ही प्रोसिक्यूटर है, तो ज़ाहिर बात है केसेस को जो है वो नहीं कंप्लीट और उनका रैप अप हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें हुकूमत को तवज्जो देने की, रिसोर्सेज़ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसामा खिलजी साहब, एक्सपर्ट, जो कि हमारे नाज़रीन को बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे किस तरह से आपने अपना डाटा जो है वो महफूज बनाना है, अपने सोशल मीडिया ऐप्स को आपने किस तरह से महफूज बनाना है और किसी भी किस्म के स्कैम या क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड से आप लोगों ने बचना है। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।